इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? आपने बोला भैया बैचेस डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इक्वली बाइफरकेट हो जाओ। इनवेरियंस, राइट? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखना नहीं है, सुनो। आपने मास को देखा होगा, जब भी मास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, वो चेंज हो जाता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी। बट चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट। आप चार्ज को कितनी भी स्पीड से मूव करो, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। किसी भी बॉडी पे चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज इनवेरिएंट। स्पीड से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इन सब से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जांपल से समझना चाहो, इधर देखो, सपोज ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये हीलियम का एटम है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हीलियम का एटम। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के पास भी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बट हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? 2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा। बट हीलियम का एटम है, तो एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस? 1, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन। अब अगर अलग अलग न्यूक्लियस में लाई कर रहे हैं तो इनकी मूव करने की स्पीड अलग अलग होगी। यहां पे चार्जेस कुछ और स्पीड से मूव कर रहे होंगे और यहां पे चार्जेस कुछ और स्पीड से मूव कर रहे होंगे। बस इन स्पीड से या अलग अलग स्पीड से मूव करने के कारण इन चार्जेस में बदलाव नहीं आया। यहां पे अभी भी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, यहां पे भी अभी भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। सो चार्ज इज इनवेरिएंट। इट डज नॉट चेंज विद द स्पीड और विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होता है इनवेरिएंस का मतलब। व्हाट इज, लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में थोड़ी बहुत कनेक्टेड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया गया, बट ठीक है, अपन ने पढ़ लिया। लिख लीजिए, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on the body does not vary, comma, whatever may be its speed, whatever may be its speed, full stop. हेडिंग डालिए कूलम्स लॉ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपका सही इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू होता है इन रियल टर्म्स। नहीं, ये हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी उतना बनाना होता है, बना लो, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही हो ऐसी? अब जरूरत नहीं पड़ेगी, कम हो जाएंगे ना तो फिर वो सारे सेंटर में आ जाएंगे, तो फिर हवा लगी। कूलम्स लॉ, ठीक है।
यहां से जिसको फिजिक्स समझ में आएगी, दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक. अगर कोई बच्चा कल एब्सेंट था, नहीं आया, कुछ था, जस्ट डोंट वरी. बट यहां से जो चीजें समझ में आना चालू होंगी, दिस इज द फिजिक्स ऑफ क्लास 12. पूरी क्लास 12 की फिजिक्स इसी तरीके से चलेगी. सिंस नाउ वी आर स्टडिंग द थ्योरेटिकल टॉपिक, दिस इज इन द मैथमेटिकल प्लस थ्योरेटिकल. तो यहां से बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, राइट. कूलम्स लॉ. जब हम एक फोर्स की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग सम चार्जेस. कोई भी दो बॉडी जिनके पास चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसने निकाल के दिया? कूलम. कि मान लो अगर दो बॉडीज हैं पॉइंट साइज्ड, कैसी? पॉइंट साइज्ड. इस बॉडी के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q2, और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है R. कूलम ने कहा कि ऐसी दो बॉडीज जिन पे चार्जेस Q1 Q2 है और जिनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, एंड दिस फोर्स वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो लोग कह रहे हैं कि कूलम इज अ चीटर. न्यूटन, ग्रेविटेशनल लॉ यही तो है. Yes, sir. कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन. बट नो, कूलम डिड हिज ओन एक्सपेरिमेंट. आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है नहीं, सुन लीजिए. कूलम ने क्या किया? टॉर्सन बैलेंस का यूज किया. इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के देता है. तो कूलम ने दो स्फीयर लिए, ठीक, दोनों स्फीयर पे चार्जेस लिए Q1 और Q2, और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया, ठीक. अब जब कूलम उन दोनों स्फीयर्स के चार्जेस को चेंज करता है, तो क्या देखता है कि जैसे जैसे उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? बढ़ता. जैसे मान लो कूलम ने पहले चार्ज कितने लिए? 3 और 2. तो कूलम को फोर्स जो मिला, मान लो कितना मिला? प्रोपोर्शनलिटी है, तो मिल गया उसको 10 न्यूटन, ठीक. जब उन्होंने चार्ज लिए 4 और 8, तो फिर न्यूटन को कितना फोर्स मिला? मान लो 20 न्यूटन. कहने वाली बात नहीं, दे आर नॉट टेकिंग द मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी है तो मतलब ये नहीं कि 3 दूनी 6 मिलेगा फोर्स, नहीं. फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और है. मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे जैसे दोनों चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फोर्स का अमाउंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो कूलम चेक कि जैसे जैसे चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है. तो उन्होंने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. नंबर 2, उन्होंने अब दोनों स्फीयर्स के चार्जेस को फिक्स कर दिया. अब वो क्या वेरी करेगा? डिस्टेंस. जैसे जैसे डिस्टेंस को वेरी करेगा, वैसे वैसे उसको पता पड़ेगा कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम. इट इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो उन्होंने दूसरी वाली प्रॉपर्टी बना ली कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो ही चेक्ड बाय द एक्सपेरिमेंट. दो चीजें होगी. फाइन, देखो अब यहां से शुरू होती है मैथमेटिक्स. व्हाट न्यूटन डिड, दोनों को जैसे न्यूटन ने किया, दोनों को क्या कर दो? मर्ज. एस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R. प्रोपोर्शनलिटी
इमीडिएटली साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। F इज इक्वल टू स्मॉल के, कैसा के? स्मॉल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। या इसका दूसरा वर्ड है फोर्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट। सो ये जो कांस्टेंट निकल के आया, दिस इज स्मॉल के। अब होता यह है कि है तो ये कांस्टेंट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन समथिंग, राइट? ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करोगे तो वो क्या होती जाएगी? चेंज। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब इस स्मॉल के की वैल्यू एसआई यूनिट में कुछ और होगी और सीजीएस में कुछ और। तो नंबर वन, ये के किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर टू, और ये के किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम। मतलब अगर आप दो चार्जेस को एयर में रख रहे हो तो एक के की वैल्यू कुछ और होगी। अगर आप दो चार्जेस को पानी में लेके चले जाते हो तो फिर ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी। और अगर केरोसिन में ले गए तो और कुछ होगी, या फिर कहीं और ग्लास में ले गए तो कुछ और होगी। मतलब ये है तो कांस्टेंट, बट के इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट एंड फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। तो कूलम ने इस के को कितनी वैल्यू दी? के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। देयर इज ए न्यू टर्म एप्सिलॉन। ये आपको समझना है क्या होता है। देयर इज ए न्यू टर्म एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये एप्सिलॉन तो साइन का नाम, ये होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन। आई विल डिफाइन व्हाट इज परमिटिविटी, जस्ट डोंट मिस। फ्रॉम हियर इट इज कांस्टेंट। क्या ये? कांस्टेंट। इसी के बाद मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कूलम का वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। समझना, तीन टर्म्स आ गए। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। कूलम कहते हैं एप्सिलॉन इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी। मतलब कौन सा मीडियम कितना फोर्स लगाने के लिए परमिट कर रहा है, किससे पता पड़ेगा? परमिटिविटी से। तो मैंने जैसे बताया कि के डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, तो एप्सिलॉन भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट। एप्सिलॉन को लिखने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब कि ये जो परमिटिविटी है वो एयर में कितनी होगी? दैट वुड बी एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ना अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होगी, तो एयर के लिए जो वैल्यू होगी उसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। थर्ड टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है ये? रिलेटिव परमिटिविटी। यहां हम तीन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड थर्ड वन इज रिलेटिव परमिटिविटी। 5 मिनट में ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, राइट? बट फिलहाल के लिए अगर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर इस के की वैल्यू यहां पे एफ में पुट कर दी जाए तो किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो निकल आएगा। फॉर एनी मीडियम द अमाउंट या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए एफ एम, एम क्या डिनोट कर रहा है? मीडियम। किसी भी मीडियम कितना हो जाएगा? 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे K की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम, राइट। फॉर एयर, किसके लिए, एयर, या फिर वैक्यूम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है क्या होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1। अभी बताऊंगा कैसे होती है। फॉर एयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज 1। रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए होती है 1। अगर रिलेटिव 3 सात ले जा, गाड़ी की चाबी किधर गई, चलो। हाँ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एनी मीडियम। ठीक, फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, एफ ए किसके लिए निकाल रहे हो, एयर के। एयर के लिए वैल्यू 1 होती है, तो एयर के लिए फोर्स कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन एयर। अब एयर में निकालना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, दिस इज द कांस्टेंट। कितनी होती है इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12। दिस इज फिक्स्ड फॉर एयर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तभी तो हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। किसके लिए आ गया ये, एयर के लिए। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा बताओ, एफ ए अपॉन एफ एम किसकी इक्वल आएगा, क्या पूछा, क्या पूछा, नहीं हमने क्या पूछा, एफ ए और एफ एम की वैल्यू कितनी आएगी इन दोनों रिलेशन से, 1 और 2 से। हाँ बोलो, ऑनलाइन कोई बोल रहे, वन अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर किस किसका आ रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर किसका आ रहा है, यही आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ऐसे अपॉन एफएम करोगे, अरे ये नीचे है एप्सिलॉन आर, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ऐसे अपॉन एफएम किसकी इक्वल आएगा, एप्सिलॉन आर। फ्रॉम हियर यू कैन डिफाइन एप्सिलॉन आर। यहां से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कर सकते हो कि नहीं। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, relative permittivity is defined as the ratio of electrostatic force between the two charges separated by distance r in air to the electrostatic force between the same charges separated by same distance but in medium। तो यहां से जो तीसरा टर्म अभी तक डिफाइन नहीं हो पा रहा था, ER, वो क्या हो गया, एप्सिलॉन आर। So एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। आप एयर के साथ किसी मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट कर रहे हो, तो अगर एयर के साथ एयर की परमिटिविटी को रिलेट करोगे तो 1 आएगा ना, तो इसीलिए ER की वैल्यू कितनी होती है, 1। किसके लिए, एयर के। सो
we have read about the three concepts: epsilon, permittivity. Epsilon not absolute permittivity. Epsilon R related permittivity. Epsilon सबसे शुरुआत में आता है, that is the permittivity of the medium. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती. ठीक, फिर हमने एक रिलेशन निकाला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ठीक, दो और नए टर्म्स आए. जो एप्सिलॉन है ना, वही एयर के लिए क्या कहलाता है? एप्सिलॉन नॉट. सीधी सीधी सी बात. एप्सिलॉन को एयर के लिए क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट. अब एयर या वैक्यूम के लिए हर चीज कांस्टेंट रहती है. सो न्यूटन हैज फाउंड आउट, वो पूछ रहा था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 पावर -12 कहां से? एक्सपेरिमेंटली दे हैव फाउंड आउट. न्यूटन ने फाउंड किया, उसको टॉर्सन बैलेंस में Q1 और Q2 की वैल्यू पता थी, उसको टॉर्सन बैलेंस में R² की वैल्यू पता थी, और उसने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी टॉर्सन बैलेंस से निकाल लिया. तो यहां से एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं ना, आ गई. तो ऐसे आई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. तो एयर के लिए परमिटिविटी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एंड व्हाट इज रिलेटेड परमिटिविटी? रिलेटेड परमिटिविटी एयर के साथ किसी भी मीडियम को क्या करता है? रिलेट. मैथमेटिकली डेफिनेशन निकाल लियो तो इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस. क्या किसका रेशियो है? दो फोर्सेस. फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन एयर टू द force between the same two charges separated by the same distance but in medium. Epsilon R. So this is the amount of force, electrostatic force. The magnitude किसने दिया? कूलम. कहां पे? एयर. किसी मीडियम में निकालना है तो ये. Got the whole point? समझ में आया अच्छे से? किसी को भी कोई डाउट? दीपेश? हाँ. proportionality between Newton और Coulomb दोनों से ये डिस्टेंस के स्क्वायर से क्योंकि डिस्टेंस से नहीं आ रही होगी. समझो ना, प्रोपोर्शनलिटी हर बार जरूरी नहीं है डिस्टेंस से. इनवर्स स्क्वायर में फॉलो कर रहा था, तो डिस्टेंस के स्क्वायर से आ रहा था. कहीं कहीं डिस्टेंस के क्यूब से भी आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पढ़ोगे, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³. इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के साथ वेरी करती है. तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. निकालना है जैसे निकली स्क्वायर से निकली स्क्वायर. एनीवन गॉट इट? डाउट? नो. अंश लिखिए, शुरू से लेके एंड तक. हाँ, पूरा दोबारा पूरा रिपीट कर दे. हाँ, क्या बेटा? वो अभी अपन जैसे अभी अपन ने ये SI यूनिट के लिए निकाला. और गुड क्वेश्चन. अभी तो अपन ने देखा कि ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ये यूनिट्स पे कैसे डिपेंड करेगा. तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपन ने किसके लिए किया है? SI यूनिट की. किसके लिए? SI. ये सारे के सारे कांस्टेंट किसके हैं? SI यूनिट के. इसके बाद अपन CGS में जाएंगे तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा. ये कांस्टेंट बन जाएगा कैपिटल K, जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक. तो वी विल स्टडी अबाउट दिस आल्सो. कैपिटल G नहीं करता कभी. वो तो एरर के फॉर्म में थोड़ा बहुत किया. चलो अभी ये कर रहे हैं डिस्कशन. क्या नाम? धीरज. एक बार शॉर्ट रिवीजन देख लो. जैसे कि उसने कहा, कूलम क्या कर रहा है? दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहा है. ठीक, उसका मैग्नीट्यूड. अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे न्यूटन ने किया था. कूलम को पता पड़ा कि दो चार्जेस किसी पॉइंट बॉडी पे लाई करते हैं, Q1 और Q2. उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर. आ गया. दोनों कर दो कंबाइन तो ये लिख लियो. आपका प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा. आ गया कौन? K. कूलम सेट जिस K डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेचर ऑफ मटेरियल.
सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी भूल जाओ, ठीक। हम नेचर ऑफ मीडियम से डील करते। कूलम ने भी यह फाइंड आउट किया कि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जैसे कि K की वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, तो K का एक कांस्टेंट है, एक कोई ना कोई टर्म तो चाहिए ना डिपेंड करने, तो कौन सा टर्म निकाला हमने? एप्सिलॉन। दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो K चेंज नहीं होगा, अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी चेंज होगी। तो आपने K को किसके फॉर्म में लिख लिया? परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दो टर्म्स और है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब एयर में एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी वो कौन डिनोट करेगा? एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है फॉर एयर और वैक्यूम, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। 8.854 into 10 पावर माइनस। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा और यहां पे पुट कर दिया, तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये K की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में क्या करना है? पुट करोगे तो ये आ जाएगा, आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम, क्योंकि किसके फॉर्म में लिखा है? एप्सिलॉन, तो किसी मीडियम की बात हो। अब हमें ये फोर्स एयर के लिए निकालना, किसके लिए निकालना? एयर। तो ये देखा गया फॉर एयर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी ले ली? 1। क्या आ गया फॉर्मूला? फोर्स फॉर एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर कितना हो गया? 1। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करोगे तो एप्सिलॉन आर मिलेगा। क्या मिलेगा? करके देखो। तो एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन निकल आएगी, ऐसे अपॉन the force of attraction, the force of attraction or repulsion the force of attraction or repulsion between the two static charges is called electrostatic force. It's called electrostatic force. Full stop. लाइन चेंज। स्टेटमेंट, कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट, लिखो डबल कोट के अंदर लिखो, कोट एंड कोट। इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, the magnitude of force of attraction or repulsion between any two charges, any two point charges is directly proportional to the product of charges। हट्टा डलवाना चाहिए तो होके लाना तो रे हट्टी डलो ना ऊपर बैठे लाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges and inversely proportional
and inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them. Full stop. Line change, para change. Let. So the let has come. Let r be the distance, small r be the distance between 2 point charges, q1 and q2, ये वाला डायग्राम बना लो. बन गया. लिखिए F is proportional, ये लिखिए. ये दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. डेरिवेशन लिखने का तरीका, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे अपने हिसाब से पूरा मत लिख लिया करिए. मैं बच्चों को बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे लिखते जाइए. राइट. लिखिए फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 नीचे के 2 स्टेप्स लिखिए. From 1 and 2, this and this. लिखिए. अरे ये दोनों लिखा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया, फिर लिखा फ्रॉम 1 and 2, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप. वेयर, हाँ बेटा, स्मॉल किया मतलब. हाँ ये स्मॉल के, दिस इज द स्मॉल के. वेयर K is called electrostatic constant. Where K is called electrostatic constant / Coulomb's constant. Electrostatic constant / Coulomb's constant. Line change. In SI, system of international SI unit, in SI, comma, K is equals to 1/4 pi epsilon. K is equals to 1/4 pi epsilon. ये सब कुछ नहीं लिखना अभी. K is equals to 1/4 pi epsilon. ठीक. क्या कह रहा है? नहीं रहेगा, ये SI के लिए रहेगा. वही हम कह रहे हैं. CGS आएगा तो चेंज हो जाएगा. इन SI, हाँ, फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कांस्टेंट. K is equals to 1/4 pi epsilon. Where epsilon is equals to epsilon naught epsilon r. Where epsilon is equals to epsilon naught epsilon r. epsilon नहीं लिखना है, सिर्फ वो लिख, साइन का नाम है epsilon. EPSILON. Where epsilon is equals to epsilon naught epsilon r. लिख लो. It implies that K is equals to
1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसके बाद रुक जाना। हाँ आओ यहां तक बस लिख लिया। इसके बाद क्या सिर्फ यहां तक। K depends on number one system of units, number two nature of medium, K depends on system of units, number two nature of medium, right? Also line change, also epsilon is equals to permittivity of medium, और ब्रैकेट में लिखना क्या, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। इसी के नीचे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब किसकी बात हो रही है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फोर्स का जो फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना के फॉर्म में, फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसको इक्वेशन नंबर 3 दो। हाँ ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो। F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन, नहीं के फॉर्म में कैसे, हाँ ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला है ना, वही उसी को इक्वेशन नंबर 3 दो। नहीं आया समझ में, कौन सा, या एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला, इक्वेशन नंबर 3 दिया। इसके बाद देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के in equation 3, comma, force in any medium, ये पहला वाला ब्रैकेट लिख लो। इक्वेशन नंबर 4, भैया डायरेक्ट लिखना है। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एयर / वैक्यूम एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू 1। तो लिख लो दूसरा ब्रैकेट, FA इज इक्वल्स, और इक्वेशन नंबर कौन सा है ये, 5।
इसके बाद लिखिए वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.854 into 10 power minus 12. Now my question to you people is, what is the unit of epsilon naught? ऐसा यूनिट। चलिए जल्दी दिमाग दौड़ाइए और बताइए व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। अच्छे से निकाल लो फिर से। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। हाँ सुरेश, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ तीनों इनवर्स। एक मिनट रुको। हाँ कूलम स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। कूलम में प्लस की पावर 2 और मीटर पे माइनस की पावर 2 और न्यूटन पे 1। न्यूटन -1 कूलम -2 मीटर स्क्वायर। कूलम पर न्यूटन और डिस्टेंस पर मीटर स्क्वायर। भैया कूलम स्क्वायर पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। हाँ दीपेश क्या बोल रहे थे? ओके हाँ जैसे तो मतलब मीटर पे भी -2। बहुत हो गया। इधर देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये सीख लो यूनिट निकालना। एफ ए इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसकी निकाल ली एप्सिलॉन नॉट की? यहां ले जाओ। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 FA Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 चार्ज की होती है कूलम, दो चार्जेस है कूलम स्क्वायर। फोर्स की होती है न्यूटन, लेकिन नीचे है न्यूटन माइनस R स्क्वायर की होती है मीटर स्क्वायर, लेकिन नीचे है तो m की पावर -2। तो न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2 लिख लो। इसके बाद 8.854 10 पावर -12 न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2। अब सबकी सही तो हम कहा मतलब हाँ अमृता भैया यहाँ पे वो ER अपन में जो 1 हुआ है उसकी है। हाँ देखो ना ER यूनिट में ऐसे अपॉन न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसर है ना। और भैया एक और डाउट था। हाँ क्वेश्चन में अपन एक मिनट एक कर गया वो पूछ रहे उसको एक। हाँ बोलो क्या कर रही हो अमृता? ये अपन ने डेफिनेशन में पॉइंट चार्ज की कहा है, क्या किसी और को अप्लाई नहीं होता कि दो ऑब्जेक्ट उनका चार्ज है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता कि पॉइंट चार्जेस क्यों लिए ये कह रही हो? ओके व्हाई वी आर टेकिंग द पॉइंट चार्जेस? वेरी गुड आई विल एक्सप्लेन दिस। गुड क्वेश्चन। और इसके अलावा कोई डाउट? अभी हाँ विकास हाँ ये आपने कहा कि ई होता है परमिटिव ऑफ मीडियम। क्या कह रहे हैं? ई होता है परमिटिव ऑफ मीडियम। ई नहीं है एप्सिलॉन है ये। हाँ मतलब वो ही डिनोट करते हैं। हाँ तो वो जो परमिटिव ऑफ मीडियम है वो एग्जैक्टली है क्या? मतलब प्रैक्टिकली मतलब एप्सिलॉन को कैसे डिफाइन करेंगे ये पूछ रहे हो? हाँ सर परमिटिव को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे ये पूछ रहे हो? हाँ जैसे अपन ने एप्सिलॉन R को डिफाइन किया वैसे एप्सिलॉन को कैसे डिफाइन करेंगे यही ना।
अभी अरे आपने बोला हाँ, मैंने थोड़ा सा एप्सिलॉन को वेग टर्म बताया कि ये नेचर ऑफ मटेरियल का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, बट ये नहीं बताया कि मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा, यही ना? मैथमेटिकली दोनों। हाँ, मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली एप्सिलॉन आगे जाके डिफाइन आएगा जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए, राइट? फ्रॉम देयर यू कैन डिफाइन। अभी आप एप्सिलॉन को किसके टर्म्स में डिफाइन करोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ absolute permittivity and the relative permittivity. Now you know both. What is absolute permittivity? What is relative permittivity? तो यहां से डेफिनेशन यही बस निकल सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। However, और एप्सिलॉन कैसे डिफाइन होगा वो आगे आएगा जब अपन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ चुके हो। Got it, विकास? Okay. Amrita, we will discuss this point, Charles. हाँ, बोलो। ये पॉइंट चार्जेस के लिए हाँ ठीक है, वो अभी हो गया, अभी करता हूं उसको डिस्कस, वही मैंने काम देता था जोन वेल, ठीक है? सो अभी हाँ, ये लिख लिया 8.854 इंटू 10 पावर -12 न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2। आगे लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 5/4, dividing equation 5/4, FA upon FM is equals to epsilon r brackets. हाँ, ये ब्रैकेट बना ना, दिख गया? ओके। 10 लाइन चेंज 10 रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज 10 relative permittivity is defined as the ratio of electrostatic force between two charges, electrostatic force between two charges separated by a distance in air or vacuum to the electrostatic force between the same charges separated by same distance in any medium साइड हेडिंग यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी जैसे निकाल के बताई थी ना, बिल्कुल 2 कॉपी वही लिखना है, राइट? अभी ऐसे निकाली एफ ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लो। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ ए Q1 Q2 upon R square. It implies that unit
epsilon naught is Newton -1 कूलम्ब स्क्वायर मीटर -2। इसके तुरंत बाद इसका df जिससे पूछूंगा वो बताएगा। You have 1 minute to calculate the dimensional formula of epsilon naught। चलिए, I could ask anyone, basic class 11 chapter number 1 2 बॉटल नहीं है आज वाइस। This is the unit. What is the dimensional formula? निकाल लिया? ठीक है, डिस्कस करके निकाल लो कि न्यूटन का MLT -2 एक बताया था, फिर खुद का निकालो अपना। आगे रखो, आगे आगे आ गया, आ गया। हाँ, डाउट है, पूछो ना। मास नहीं है बेटा, ये मीडियम है, मीडियम, उसमें अलग अलग होगी। अपन ये उसके फॉर्म में निकालेंगे डायलेक्टर। हाँ हाँ, गिवन रहेगी। ER की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है, जो आपको गिवन रहती है, टेबल रहती है, गिवन रहती है, गिवन रहती है। आ गया? हाँ, तुम बताओ कितना है? ए सिर्फ ए? हाँ, ए कितना यार? अरे ए स्क्वायर हो गया। ओके, ए स्क्वायर m-1 l -3 t4। हाँ, तो ए स्क्वायर ही लिखा है। कौन कौन इसके साथ जाना चाहेंगे? किसी का इसके अलावा भी कुछ आ रहे हैं? यही आ रहे? नहीं आया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आ रहा यार, क्या कर क्या रहे हो? नाक कटवा रहे, करकी बच्ची में खा रही है आगे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, यही है। देखिए, और इसी इक्वेशन में देखो, इसी इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट का निकालना, 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? नहीं। देखो, नीचे फोर्स का होता है mLT-2, एक ऊपर चार्जेस हो तो Q का होता है AT। क्या होता है? AT। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज कोई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, करंट है, तो चार्ज को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए टी। दूसरे चार्ज का भी ए टी, ठीक। और अपॉन में आर स्क्वायर है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, करो सॉल्व। एन एक ही है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा n की पावर -1, ठीक। एल एक ये, दो ये है, एल क्यूब। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l की पावर -3। t -2 नीचे है, +2 ऊपर है, नीचे का -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +4, तो t की पावर 4 और बचा a स्क्वायर। सो दिस इज करेक्ट। तरीका होता है लिखने का, पहले m लिखते हो, फिर l, फिर t एंड देन और कोई क्वांटिटी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, लिख लो।
हेडिंग डालो। हाँ बेटा, ये मीडियम की परमिटिविटी है कि वो दो चार्जेस अपना फोर्स लगाने दे रही है। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ऑयल दो चार्जेस के लिए कुछ और फोर्स क्रिएट करेगा, वाटर दो चार्जेस के लिए कोई और फोर्स क्रिएट करेगा। इसको आप किस टर्म में बोलो? परमिटिविटी के टर्म में, समझे? तो वो परमिटिविटी से वेट ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन मिलेगी तुम्हें डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म। So permittivity is a term which defines the nature of medium. कि जैसे मैंने बोला कि कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मीडियम। तो मैंने उसको किससे रिलेट कर दिया? परमिटिविटी। और कुछ किसकी? एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की। ऐसे अपॉन एफएम ले रहे हो तो ठीक है, अगर मैथमेटिक्स लगाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है एफएम की वैल्यू हमेशा तुम्हें बड़ी मिलेगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो अपन देखेंगे बेटा। अभी अपन को नहीं पता कि तुम्हें एप्सिलॉन आर की कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा जीरो से बड़ी मिल रही है कि कभी कभी जीरो से कम भी मिल रही है। उस हिसाब से फिर फॉर्मूले में पुट करोगे तब पता पड़ेगा, है ना? तो मैथमेटिक्स वही हम कह रहे हैं, इतने वेग टर्म्स के टर्म में डिफाइन ना करने का, इन सबका एक सिंगल ले लो कैपिटल के, वही हम कह रहे हैं। थोड़ा सा रखो सीजीएस तक हो जाए। हाँ भैया एप्सिलॉन आर की वैल्यू से अपन नेचर ऑफ द मटेरियल फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर ही तुम्हें नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बताता है। तो उसकी वैल्यू किस अप्लाई करनी चाहिए? कोई दो नंबर्स के बीच में कितना पता चलेगा ये? हाँ, तो एप्सिलॉन आर की मैथमेटिकल वैल्यूज की टेबल रहती है। रुक तो जाओ, अभी अपन आएंगे, वही हम कह रहे हैं, थोड़ा सांस लो। वी विल स्टडी अबाउट एप्सिलॉन आर एंड के। आज ही सब कुछ कैसे पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। हेडिंग डालो, हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। Characteristics of Coulomb's force. Heading number 1. This force is a central force. This force is a central force. नाउ क्लास 11th में दो जगह मिल चुके हो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? क्या होता है भूमि सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज अ सेंट्रल फोर्स? डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ यस, सेंट्रल फोर्स। गुड, दिस इज व्हाट यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स। ये दो पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना, दिस फोर्स वर्क अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। यहां पे टू चार्जेस, तो सेंट्रल फोर्स। So central force I dot E, that means it works along the line joining the center of the particles. Number 2, it obeys inverse square law. It obeys inverse square law. क्या होता है इसका मतलब? इनवर्स स्क्वायर लॉ। गुड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
जैसे कि ग्रेविटेशनल, इट ऑल्सो ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दो प्रॉपर्टीज और है जो कि हम